हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 7 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। डिटेल से पढ़ते हैं इसके एनालिसिस कि पहला संपादकीय न्यूज़ जनसत्ता से लिया गया है। बदलाव की राह पर नेपाल की विदेश नीति। आइए पढ़ते हैं। अब जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री भारत द्वारा लगभग तय हैं तो अमेरिका और चीन का चौकन्ना होना स्वाभाविक है। राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि में यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशनशिप टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में देश की बदलती विदेश नीति पर केंद्रित एक हिंदी समाचार पत्र का संपादकीय लेख दिखाती है कि मुख्य लेख का शीर्षक है कि बदलाव की राह पर नेपाल की विदेश नीति। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। क्षेत्रीय कूटनीति और संतुलन भारत द्वारा। लेकिन बताया गया है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा लगभग तय हो चुका है और जिसे राजनीतिक विश्लेषण भारत की एक बड़ी कूटनीति जीत मान रहे हैं। और चीन और अमेरिका की सतर्कता। नेपाल के इस कूटनीति कदम और भारत के प्रति झुकाव से अमेरिका और चीन के सतर्क रहने की बात कही गई है। नेपाल ऐतिहासिक रूप से इन दिनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की नीति अपनाता रहा है। आर्थिक कूटनीति पर ध्यान। आर्थिक सुधार। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने न केवल विदेश नीति में बदलाव किया बल्कि देश के भीतर आर्थिक कूटनीति और आंतरिक सुधारों पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। त्रिपक्षीय आर्थिक संबंध। नेपाल और पुरानी कूटनीति सीमाओं को पार कर स्वतंत्र रूप से त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी और राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता दे रहा है। लेख का विवरण। यह लेख वरिष्ठ पत्रकार यशोदा श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है कि तस्वीरें हैं कि कोलम नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पारंपरिक नेपाली टोपी और चश्मे में तस्वीर प्रकाशित की गई है और कोने में यह लेख की सबसे छोटी तस्वीर दिखाई दे रही है। सहजता की सरोवर। ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों कि आइए पढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनसत्ता से लिया गया संपादकीय न्यूज़ है। घर के बुजुर्गों के पैर छूते थे और उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करते थे और बुजुर्गों के अनुभव और उनकी बातें नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती थी। पहले के समय में किसी विषय पर खुलकर चर्चा होती थी, लोग एक दूसरे के विचार का सम्मान करते थे और समय और व्यवहार में बदलाव। वर्तमान समय में समाज में बदलाव आया है और आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच विचार का अंतर या जनरेशन गैप बढ़ गया है। लोग अक्सर अपने बड़ों की बातों में को नजरअंदाज या उपेक्षित महसूस कराने लगते हैं और जिससे परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं और ज्ञान और सदाचार का महत्व। लेकिन बताया गया है कि केवल किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन और व्यवहार में उतारना जरूरी है। सूरज चंद्रमा जैसे प्रकृति के तत्व हमें बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से देना सिखाते हैं और सदाचार को जीवन का एक मुख्य आधार बताया गया है जो मनुष्य को एक ही दिशा देता है। संवाद का रास्ता। ये भी संपादकीय न्यूज़ पर इस न्यूज़ के बारे में। लोकतांत्रिक अधिकार। पॉलिटिक्स लिया गया। लोकतांत्रिक अधिकार। लेख की शुरुआत इस बात से होती है लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और सहमति और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति ही स्वतंत्र को मजबूत बनाती है। संवादहीनता की स्थिति। जब सरकार तंत्र जनता की मांगों के प्रति उदासीन और उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाता है तो आंदोलन की एकमात्र विकल्प बचता है। लेख में सवाल उठाया गया है कि अगर सरकार ने नीति प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर समय रहते आंदोलनकारियों से संवाद किया होता तो स्थिति को बिगड़ने से संभाला जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई और बल प्रयोग। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल की तीखी आलोचना की गई और लेख में पूछा गया है कि क्या छात्रों के प्रति पुलिस के इस आक्रामक या बेरहम व्यवहार को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि भले ही कुछ लोग गुमराह होकर पथराव कर रहे हो फिर भी युवाओं को शांत करने के लिए उनसे बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाना बेहद जरूरी है। और राजनीतिक मोड़ और इस्तीफा। जब पुलिस की सख्ती के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया और विपक्षी दलों तथा शिक्षकों ने भी छात्रों का साथ दिया तब अंतर छात्रों की मांग के आगे झुकते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई। निष्कर्ष संपादकीय इस बात को जोर देता है कि सरकार द्वारा स्थिति बिगड़ने के बाद बातचीत की कोशिश करना उसकी अपरिपक्वता और समय पर कदम न उठाने की विफलता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवाद को प्राथमिकता देने की बात एक बुनियादी और लोकतांत्रिक आवश्यकता है जिसे सरकार को एक सबक के तौर पर देखना चाहिए। अंधविश्वास की जंजीरें। ये भी संपादकीय न्यूज़ दोस्तों आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। जनसत्ता से लिया गया। अंधविश्वास की जंजीरें। यह शीर्षक दर्शाता है कि आधुनिक युग में समाज किस तरह पुरानी और रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ है। प्रमुख बिंदु घटना क्या है कि ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बारांकी जिले में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को इलाज के नाम पर 10 दिनों तक खंभे से बांध कर रखा गया और स्थिति बिगड़ने पर जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और विडंबना। एक तरफ दुनिया विज्ञान और तकनीक के सहारे आगे बढ़ रही वही दूसरी तरफ लोग आज भी झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में जान गंवा रहे हैं। तो जागरूकता की कमी। यदि पीड़ित महिला को बीमारी और सही इलाज की समान जानकारी भी होती तो महिला को किसी योग्य डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जान बचाई जा सकती थी। उठाए गए गंभीर सवाल। समिति ज्ञान। डिजिटल दुनिया के इस दौर में भी लोग सोच इतनी संकुचित क्यों है कि वे मानसिक बीमारियों का इलाज ओझा या तांत्रिक के पास ढूंढते हैं। प्रशासनिक विफलता। यह सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। देश में मानसिक रोगों के इलाज के लिए पर्याप्त अस्पताल और डॉक्टरों की भारी कमी है और जागरूकता का अभाव। जब सरकार की नीतियां और प्रशासनिक तंत्र दूर दराज के इलाजों तक पहुंच सकते हैं तो अंधविश्वास से घिरे लोगों एक वैज्ञानिक सोच और जागरूकता क्यों नहीं पहुंच पाती। मेटा के अधिकारियों से लगातार दूसरे दिन हुई पूछताछ। एल्गोरिदम और भारतीय कानूनों के पालन पर सरकार हुई सख्त। इस न्यूज़ के बारे में साइंस के लिया गया दोस्तों। एल्गोरिथम और भारतीय कानून के पालन पर सरकार सख्त। मेटा के अधिकारियों से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। मुख्य बिंदु। पूछताछ का विषय। सरकार ने मेटा के अधिकारियों को इंस्टाग्राम के कंटेंट सुझाव संबंधी एल्गोरिदम्स और भारतीय कानून के अनुपालन पर चर्चा की और अवैध कंटेंट पर रोक। फेसबुक और इंस्टाग्राम का डीप फेक और बाल यौन शोषण सामग्री CSAM और सट्टेबाजी बैटिंग से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सवाल किए गए हैं। सुरक्षा उपाय। सरकार ने पूछा कि क्या मेटा के पास एल्गोरिदम की जांच परख और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। सेफ हार्बर सुरक्षा पर चेतावनी। सरकार ने IT अधिनियम पर हवाला देते हुए चेताया कि यदि मेटा प्लेटफॉर्म्स अपनी नीतियों का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं तो वे अपनी सेफ हार्बर या कानूनी छूट की सुरक्षा खो देते हैं। खाना मांगने पर बेटी की पीटकर हत्या। आरोपी मां को मिली जमानत और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा भूख मानवीय गरिमा और न्याय और जमीन का मामला है। इस न्यूज़ के बारे में। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसले से संबंधित है। कोर्ट ने उस बेबस मां को नियमित जमानत दे दी जिस पर भूख के कारण बार बार खाना मांग रही और अपनी 2 वर्षीय बेटी ईशा की पीट पकड़ हत्या करने का आरोप था। और मुख्य बिंदु कोर्ट की टिप्पणियां। सामूहिक विफलता का प्रतीक। जस्टिस हममुख डी सुथार की पीठ ने कहा कि जब भूखमरी के कारण एक मां को ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ता है तो केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज और कल्याणकारी व्यवस्था की सामूहिक विफलता है। भूख के मानवीय पहलू। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि भूख केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि यह मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय और अंतरात्मा का विषय है। साहित्य और ग्रंथों का संदर्भ। फैसले के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक और साहित्य उदाहरण पेश किए हैं
और पन्नालाल पटेल के गुजराती उपन्यास और मानवीय भाई और ट्विटर ह्यूगो के लेस मिजरेबल्स का उल्लेख किया है, जो भीषण भुखमरी और गरीबी के कारण इंसानी गरिमा और परिस्थितियों के संघर्ष को दर्शाते हैं। और महात्मा गांधी, चार्ल्स डिकेंस और विभिन्न धर्मग्रंथों हिंदू, इस्लाम, ईसाई का हवाला देते हुए बताया कि भूखे का भोजन कराना एक अत्यंत पवित्र कर्तव्य है। ये गांधी जी के उस प्रसिद्ध कथन को भी दोहराया, दुनिया में लोग इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें केवल रोटी के रूप में ही दिखाई दे सकते हैं। संवैधानिक दायित्व, कोर्ट ने याद दिलाया कि भारतीय संविधान के तहत 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए पोषण, प्राथमिक देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का मौलिक और नैतिक दायित्व है। जमानत का आधार, आरोपी महिला या लेखी बहन या 16 मार्च 2026 से हिरासत में थी। वह 7 महीने की गर्भवती थी और उसके अन्य बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका पति घर छोड़कर भाग चुका था। कोर्ट ने जमानत नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उसे 25,000 रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। केंद्र ने कहा SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। पॉलिटिक्स रिलेटेड है दोस्तों की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ST आरक्षण में क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग को लागू करने के विरोध में केंद्र सरकार के रुख को दर्शाती है। मुख्य बिंदु, केंद्र का मुख्य वक्तव्य है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा कि SC/ST वर्गों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। और आरक्षण का आधार, सरकार ने तर्क दिया है कि इन वर्गों के लिए आरक्षण का मुख्य आधार सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक न्याय, अन्याय और सामाजिक भेदभाव और छुआछूत, सोशल प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न होने से समाप्त नहीं हो जाता है। और संसद का अधिकार केंद्र ने रेखांकित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के तहत SC/ST सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या नीतिगत फैसले लेने का विशेष अधिकार केवल संसद या पार्लियामेंट के पास है और न्यायालय के पास नहीं। ओबीसी से तुलना, क्लिप में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी क्रीमी लेयर का नियम वर्तमान में केवल अनपिछड़ा वर्ग OBC पर लागू होता है, ताकि आरक्षण का लाभ पिछड़े तबके तक पहुंचे, और परंतु SC/ST की परिस्थितियों इससे पूरी तरह भिन्न है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के उस फैसले के बाद उपजे कानूनी विवाद के संदर्भ में, जिसमें न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राज्यों को उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति देते हुए क्रीमी लेयर को बाहर करने की टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने यह दृढ़ स्टैंड लिया। लक्ष्मी योजना दस्तावेज की शर्तों में उलझे आवेदन। ये दोस्तों दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। दिल्ली की लक्ष्मी योजना से संबंधित है, जिसके तहत पात्र महिला को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। और दस्तावेजों की जटिल शर्तों के कारण कई महिलाओं के आवेदन अटके हुए हैं। और योजना से जुड़े मुख्य आंकड़े के पंजीकरण से लगभग 4.25 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, और अंतिम सबमिशन केवल 35% महिलाएं दस्तावेजों के चलते अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर पाई हैं। और सफल आवेदन, पोर्ट में 1,49,941 आवेदन पूरी तरह से सबमिट हो चुके हैं। और पात्रता मानदंड, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को इन प्रमुख शर्तों का पूरा करना होगा। वायु सीमा, महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और पारिवारिक स्थिति, आवेदिका परिवार की सबसे वरिष्ठ या इल्डेस्ट महिला होनी चाहिए। और आय सीमा, परिवार की कुल वार्षिक आय 2,50,000 या 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और निवास स्थान, आवेदिका या उनके परिवार को दिल्ली में न्यूनतम 10 वर्ष से निवास करने का प्रमाण देना होगा। और वोटर स्टेट, आवेदिका का दिल्ली की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और पात्रता की शर्तें कि निम्नलिखित स्थितियों में महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। बिजली खपत, परिवार की वार्षिक बिजली खपत 24 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और संतान सीमा, महिला के 3 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। सरकारी सेवाएं, पेंशन, परिवार को कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, ना ही कोई आयकर या इनकम टैक्स दाता या जीएसटी फिलर हो। और वाहन, परिवार में कोई भी 4 पहिया कार नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आवेदन के दौरान पोर्ट पर या अपलोड करने के लिए इन दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जैसे आधार कार्ड, दिल्ली निवास प्रमाण पत्र 10 वर्ष पुराना, और वोटर ID और आय प्रमाण पत्र SDM तहसीलदार द्वारा जारी, और बैंक पासबुक खाता विवरण आधार लिंक होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो, और सांसद या विधायक का अनुशंसा पत्र, MP या MLA इंडोर्समेंट लेटर। समाचार के अनुसार इस लेटर को बनवाने और पोर्टल पर अपलोड करने में महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बायोगैस उत्पादन 10 गुना बढ़ेगा, CNG या PNG में होगा इस्तेमाल। ये कैबिनेट का फैसला, नेचुरल गैस की आयात पर निर्भरता कम होगी। न्यूज़ के बारे में कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गोवर्धन योजना को दी गई मंजूरी के बारे में, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस या CBG के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाना और प्राकृतिक गैस की आयात पर निर्भरता को कम करना। मुख्य बिंदु और नीतिगत फैसले कि वित्तीय परिव्यय, इस व्यापक राष्ट्रीय योजना के लिए 23,731 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है। और योजना की अवधि, योजना 10 वर्षों की अवधि वित्त वर्ष 2026 से 27 से वित्त वर्ष 2035 से 36 के लिए लागू किया जाएगा। और CNG PNG में अनिवार्य मिश्रण, CBGO ट्रेजेक्टरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों के लिए वाहनों के CNG और घरेलू PNG में बायोगैस मिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में 3%, वित्त वर्ष 2027-28 में 4% और वित्त वर्ष 2028-29 में आगे 5%। स्थिर मूल्य तंत्र, वैश्विक तेल गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव से बायोगैस उत्पादों के बचाने के लिए न्यूनतम 10 साल के लिए 2,110 प्रति MMBTU का एक सुनिश्चित और स्थिर मूल्य तय किया गया है। और कैपिटल असिस्टेंट या CAPEX सपोर्ट ने ग्रीनफील्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रति टन प्रतिदिन TPD स्थापित क्षमता पर 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोगैस प्लांटों को मुख्य गैस ग्रिड या सिटी गैस नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद की जाएगी, ताकि परिवहन लागत कम हो सके। और असम में हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, निचला बॉक्स। इसके अलावा कैबिनेट ने असम में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 8,770.20 करोड़ की लागत से 135.87 किलोमीटर लंबे 4 लेन हवाई प्रोजेक्ट गुवाहाटी के पास बेहटा या चरियाली से तेजपुर NH15 को मंजूरी दी है, जिसे बूट या BOT टोल मोड पर विकसित किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना के संबंध में से एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी तैयार की जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप, महिला प्रताड़ित तो उसे भी मिलेगा कानूनी संरक्षण, शादी नहीं तो क्या सुरक्षा मिलेगी। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। पॉलिटिक्स लिया गया है कि मुख्य निर्णय कानूनी प्रावधान, धारा 458A IPC, धारा 85 BNS का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय करोल और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि घरेलू क्रूरता के खिलाफ बने कानून या IPC धारा 498A, जो अब भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85 बन चुकी है, का लाभ केवल विवाहित महिला तक सीमित नहीं रहेगा। और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 माननीय अदालत ने टिप्पणी की कि क्रूरता शादीशुदा या बिना शादीशुदा महिला का घर देकर नहीं आती। दोनों परिस्थितियों में महिलाओं के बीच सुरक्षा को लेकर भेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सीधा उल्लंघन है। तो फैसले का मुख्य शर्तें, किसे मिलेगी सुरक्षा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक लिव इन संबंध में यह
यह कानून स्वतः लागू नहीं होगा और सुरक्षा पाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पूरा होना आवश्यक है। विवाह जैसी प्रकृति रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज संबंध गंभीर दीर्घकालिक होना चाहिए, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी साझा करते हो और सार्वजनिक रूप से पति पत्नी की तरह रहते हो। और विवाह का इरादा इंटेंट टू मैरी दोनों बालिग पार्टनर्स के बीच भविष्य में विवाह करने का पारस्परिक या स्पष्ट संकल्प का इरादा होना चाहिए और सबूत का भार बर्डन और प्रूफ। रिश्ते में विवाह करने का इरादा और उसकी वास्तविकता को साबित करने की प्राथमिकता जिम्मेदारी पीड़ित महिला पर होगी और दुरुपयोग करने के लिए सुरक्षा कवच। कानून के संभावित दुरुपयोग और झूठे मुकदमे की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं, लिव इन पार्टनर या उनके रिश्तेदारों महिला द्वारा लगाए गए क्रूरता के आरोप के आधार पर सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और प्रारंभिक जांच अनिवार्य। पुलिस को कार्रवाई गिरफ्तारी करने से पहले मामले से जुड़े तथ्यों की निष्पक्षता प्रारंभिक जांच करनी होगी। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ खेती से कमाए, आधुनिक खेती सीधे ग्राहकों से जुड़कर एग्री टूरिज्म से बना रहे नई पहचान। पढ़ते न्यूज़ के बारे में भोपाल मध्य प्रदेश के पीछे लिखे पढ़े लिखे युवाओं की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट और इंजीनियरिंग की नौकरियां छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाया। मुख्य बिंदु सफलता की कहानी भोपाल के रोहित गुप्ता 29 ने मैकेनिकल इंजीनियर और बुनियादी और बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी की नौकरी छोड़कर हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू की और कमाई तकनीकी शुरुआत नुकसान के बाद अब हाइड्रोपोनिक्स से 2500 से अधिक पौधे से स्ट्रॉबेरी उगा है और लोग सीधे उनके फार्म पर आकर ताजी स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं, जिससे उन्हें बेहतरीन कमाई हो रही है। और एग्री टूरिज्म और सीधी बिक्री युवा केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एग्री टूरिज्म, कृषि पर्यटन और सीधे ग्राहकों से जुड़कर अपने काम को सफल बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। और विविधता युवा किसान अब विदेशी अनोखी सब्जियां एक्सोटिक वेजिटेबल भी उगा रहे हैं और भोपाल में आधुनिक कृषि का नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। नए सिस्टम से ट्रेडर से क्यों बेहाल, शेयर बाजार निवेशकों की मांग वापस लो, सीईएस निर्णय, सेबी का इनकार। आए पढ़ते न्यूज़ के बारे में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबी द्वारा 3 अगस्त 2026 से लागू किए गए क्लोजिंग ऑप्शन सेशन सीएएससी के नए नियम के खिलाफ शेयर बाजार के ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच बढ़ते विरोध और असमंजस को दर्शाता है। लेकिन मुख्य बातें और ट्रेडर्स की समस्या नीचे स्पष्ट की गई है। मुख्य मुद्दा और मांग, नियम वापस लेने की मांग कि शेयर बाजार के निवेशक और ट्रेडर से इस नए सीएएस नियम को तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है और सेबी ने इस नियम में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव करने या उसे रोकने से पूरी तरह इनकार कर दिया। नियामक का मानना है कि यह लंबी अवधि में सही मूल्य निर्धारण प्राइस डिस्कवरी के लिए आवश्यक है। और क्लोजिंग ऑप्शन सेशन सीएएस क्या है? नया नियम इसके तहत वायदा एवं विकल्प एफ एंड ओ सेगमेंट के करीब 200 शेयरों के लिए निरंतर या कंटिन्यू ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे ही रोक दी जाती है और मूल्य निर्धारण 3:15 से 3:35 पीएम के बीच एक विशेष 20 मिनट का ऑप्शन नीलामी सेशन चलता है, जिसके आधार पर बाजार बंद होने का अंतिम क्लोजिंग प्राइस तय होता है। और पुराना नियम, इससे पहले सभी शेयरों का क्लोजिंग या प्राइस अंतिम 30 मिनट 300 से 3:30 पीएम के वॉल्यूम वेटेड एवरेज या प्राइस VWAP के आधार पर निकाला जाता था। ट्रेडर्स और निवेशकों की परेशानियां, सेंसेक्स और निफ्टी में अंतर, डाइवर्जेंस। नए नियमों के कारण दोनों मुख्य सूचकांक के क्लोजिंग सेटलमेंट में भारी विसंगति देखने को मिली है। उदाहरण के लिए सत्र खत्म होने पर निफ्टी अचानक करीब 200 अंक ऊपर बंद हुआ और जबकि सेंसेक्स में उतना उछाल नहीं था, जिससे ट्रेडर्स भ्रमित हो गए और मुनाफा घाटे में बदला। निरंतर ट्रेडिंग 3:35 बजे बंद होने के बाद ऑप्शन के आखिरी मिनटों में बड़े संस्थागत ऑर्डर्स के कारण कीमतों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ जाता है। उसके चलते 3:35 बजे तक मुनाफे में दिख रहे या पोजीशन या अंतिम क्लोजिंग या प्राइस आने तक भारी घाटे में बदल जा रही है। एल्गो ट्रेडिंग पर असर, अचानक होने वाले इन बदलावों को समझने और संभालने में ऑटोमेटेड एल्गो सॉफ्टवेयर विफल हो रहे हैं और ट्रेडर्स का कहना है कि इस जटिल सिस्टम के कारण बाजार की पारदर्शिता कम हुई है और रिटेल या निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूर से ही दुश्मनों का साधे की मिसाइल। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि अग्नि 4 हजारों किलोमीटर तक मार क्षमता। आई पढ़ते हैं साइंटेक्स से लिया गया है। भारत की परमाणु सक्षम माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सफल परीक्षण को प्रदर्शित करती है और मुख्य विवरण और तकनीकी विशेषता, मारक क्षमता या स्ट्राइक रेंज। मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है, जो इसे गहराई तक रणनीतिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाती है। और आयाम और वजन, और इस उन्नत मिसाइल की लंबाई लगभग 20 मीटर है। उसका कुल वजन 17,000 किलोग्राम है। और प्रोनोदन या प्रोपल्सन या दो चरण या 2 स्टेज ठोस ईंधन प्रोनोदन प्रणाली पर आधारित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और पेलोड क्षमता यह लगभग 1000 किलोग्राम 1 टन तक के प्रारंभिक और परमाणु हथियारों ले जाने से सक्षम है। मार्गदर्शक प्रणाली और गाइडेंस सिस्टम, इसमें रिंग लेजर और गायरों आधारित इनिशियल्स और नेविगेशन सिस्टम और RANS और अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगे हैं, जो इसे हवा में होने वाले व्यवधानों को खुद ठीक करने और सटीक निशाना लगाने की क्षमता देते हैं। हालिया परीक्षण, यह परीक्षण भारतीय सेना की या सामरिक बल या कमान या स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से नियमित उपयोगकर्ता या परीक्षणों के एक हिस्से के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, जिसने सभी परिचालनों और तकनीकों मानकों को पूरी तरह सत्यापित किया है। चीन सीमा से सटे दो गांव अंधेरे से होंगे आजाद। एमपति ट्रांसफार्मर की स्थापित हुआ। एमपति न्यूज़ के बारे में कि उत्तराखंड के सीमांत जिलों में बिजली नेटवर्क विस्तार से संबंधित है, जिसका मुख्य शाखा चीन सीमा से सटे 2 गांव अंधेरे से होंगे आजाद। एमपति न्यूज़ के बारे में मुख्य बिंदु, तो भौगोलिक स्थिति या विकासात्मक कदम उत्तराखंड राज्य चीन और तिब्बत सीमा से लगे रणनीतिक क्षेत्रों में उठाए गए हैं और बुनियादी ढांचे से सुधार। सीमा के करीब बसे 2 गांव में पहली बार ग्रिड बिजली पहुंचाई जा रही है। उसके तहत वहां ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं, जिसकी तस्वीर समाचार के मध्य में देखी जा सकती है। और सुरक्षा बलों का लाभ, इससे युद्ध ग्रिड विस्तार से न केवल स्थानीय ग्रामीणों का जीवन सुधरेगा, बल्कि वहां तैनात भारतीय सेना और ITBC के जवानों को भी रणनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में बड़ी मदद मिलेगी। पलायन पर रोक और पर्यटन, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुधार जैसे बिजली और सड़क उपलब्ध कराने से स्थानीय आबादी के हो रहे पलायन पर रोक लगेगी और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली व्यवस्था को बेहतर करेंगे काम।
हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में कि भारतवंशी अनिल मेनन पहली बार स्पेस वॉक के लिए निकले। हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में साइंटेक्स से लिया गया, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की पहली ऐतिहासिक स्पेस वॉक के बारे में है कि ऐतिहासिक कदम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बाहर अपनी पहली स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरी की है और मिशन सहयोग इस मिशन में उनके साथ अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री जेसिका मिल भी शामिल थी, जिनकी यह छठी स्पेस वॉक थी और समय अवधि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर लगभग 6.5 घंटे सटीक समय 6 घंटे 27 मिनट का काम किया और कार्य का उद्देश्य इस स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य आईएसएस या आईएसएस की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3B पावर या चैनल पर माउंटिंग हार्डवेयर सोलर एरे मॉडिफिकेशन किट स्थापित करना था ताकि भविष्य में नए रोल आउट सोलर एरोसा लगाए जा सके। अनिल मेनन का परिचय अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले डॉक्टर अनिल मेनन एक इमरजेंसी मेडिसिन या फिजिशियन थे और स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जरी के रूप में सेवा दे चुके हैं। वे साल 2021 में नासा के अंतरिक्ष यात्री पोल में शामिल हुए थे। बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि पर भारत सप्ताह हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 ऐतिहासिक गंगा जल संधि के नवीकरण को लेकर भारत के कड़े रुख और इसे बिहार राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। तो समाचार के मुख्य बिंदु है कि भारत का सख्त केंद्र सरकार सितंबर 2026 में समाप्त हो रही इस 30 वर्षीय संधि को उसके मौजूदा प्रारूप में आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान संधि के मौजूदा नियमों के तहत लीग सीजन या जनवरी से मई दौरान पानी का एक बड़ा हिस्सा या फरक्का बैरेज से लगभग 50% बांग्लादेश देश को दे दिया जाता है और इससे बिहार में सूखे के महीनों में भी भारी जल संकट खड़ा हो जाता है। भूजल स्तर तेजी से गिरता है। 200 क्यूसेक अतिरिक्त जल की मांग जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने मांग उठाई है कि साल 2050 तक की आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार के लिए कम से कम 2000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और नया वैज्ञानिक मूल्यांकन। जेडीयू नेताओं का कहना है कि जब बिहार के हितों या सिंचाई पेयजल सुरक्षा का वैज्ञानिक मूल्यांकन का पुख्ता गारंटी नहीं मिलती तब तक इस संधि को उसी रूप में रिन्यू न किया जाए। खांसी की वजह से पेट तो नहीं। हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में अच्छी आदतें डालें। इस न्यूज़ के बारे में बायोटेक्स या साइंटेक्स से इस टॉपिक जोड़ सकते हो कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जीईआरडी या एसिड रिफ्लक्स के कारण होने वाली पुरानी खांसी या क्रोनिक कफ से संबंधित स्वास्थ्य जानकारी को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये पेट की समस्या और एसिड का उल्टा बहाव गले में जलन पैदा करके लंबे समय तक चलने वाली खांसी के कारण बन सकते हैं। मुख्य बिंदु और दृश्य विशेषताएं शीर्षक अनुमान मुख्य सूखी लिखी और खांसी की वजह से पेट तो नहीं। यह पाठकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि उनकी पुरानी खांसी का संबंध फेफड़ों की वजह पेट की गड़बड़ी से हो सकता है और गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट की सलाह। लेख में डॉक्टर शैलेंद्र यादव या गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट के हवाले से बताया गया है कि लेरिनोगोफेरिजिनस या रिफ्लक्स एलपीआर या गैस्ट्रो एसोफेगल या रिफ्लक्स के कारण पेट का एसिड भोजन नली से होते हुए गले तक पहुंच जाता है, जिससे लगातार खांसी आती है और इसे अक्सर लोग सामान्य सर्दी खांसी समझ लेते हैं। अच्छी आदतें समाधान। लेख के अनुसार पीले बॉक्स में इस समस्या से राहत पाने के लिए कई महत्वपूर्ण जीवन शैली सुधार सुझाएंगे और भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। भोजन करने के कम से कम 30 मिनट बाद पानी का सेवन करें और चबाकर खाएं। भोजन को अच्छी तरह से धीरे-धीरे चबाकर खाएं ताकि पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और रात का भोजन जल्दी करें और सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले रात का भोजन लें और ताकि सोते समय एसिड रिफ्लक्स की समस्या न हो। वजन नियंत्रित रखें। अतिरिक्त वजन पेट पर दबाव बढ़ाता है जिससे एसिड ऊपर की ओर आ जाता है। संभावित कारण है कि चिकित्सीय दृष्टिकोण से 8 हफ्ते से अधिक समय तक रहने वाली लगातार खांसी या क्रोनिक कफ के निम्नलिखित 3 मुख्य संभावित कारण हो सकते हैं। गैस्ट्रो एसोफेगल या रिफ्लक्स डिजीज जीआरडी पेट का एसिड भोजन नली में वापस आकर खांसी के रिफ्लक्स को उत्तेजित करना है और कफ वेरिएंट अस्थमा ऐसे मुख्य लक्षण केवल सूखी खांसी होती है और ऊपर एयरवे कफ सिंड्रोम यूएसीएस या पोस्ट या जनरल ड्रिप नाक या साइनस से बलगम का गले के पीछे टपकना और उपचार के विकल्प ट्रीटमेंट ऑप्शन। लक्षणों की गंभीरता के आधार पर इसके समान उपचार में शामिल है। जीवन शैली और आधार में बदलाव। ट्रिगर या खाद्य पदार्थों जैसे अत्यधिक मसालेदार भोजन या कैफीन या खट्टे फल से परहेज करना और सोते समय बिस्तर के सिर होने को 6 से 9 इंच ऊपर उठाना और एंटासिड या H2 ब्लॉक्स पेट के एसिड को तुरंत बेअसर करने या उत्पादन कम करने के लिए जैसे फेमोटिडाइन और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई एसिड को अत्यधिक कम करने और भोजन नली को ठीक होने का समय देने के लिए दी जाने वाली दवाएं जैसे ओमोप्राइजोल या एसोमेप्राइजोल। कृपया ध्यान दें कि बच्चों या शिशुओं के लिए कोई भी खुराक या स्वयं निर्धारित न करें और कोई भी दवा शुरू करने से पहले सटीक उत्पादन लेवल या डॉक्टर के पर्चे की जांच अवश्य करें। एनपीएस की किस्त जमा कराते ही निवेश का लाभ मिलेगा। हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में पेंशन फंड नियामक या विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के निवेशकों के लिए जारी किए गए नए समान दिन नेट एसेट वैल्यू या सेम डे एनएवी निवेश समय सीमा में दी गई बड़ी राहत के बारे में कि मुख्य बातें महत्वपूर्ण नियम समान दिन की एनएवी सेम डे एनएवी नियम के अनुसार यदि निवेशक की किस्त या अंशदान या पैसा उसी दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जमा हो जाता है तो निवेशक को उसी दिन या एनएवी का लाभ मिलेगा और समय सीमा सुबह 4:30 बजे तक होने वाले लेनदेन को उसी दिन के क्लियरिंग चक्र या साइकिल में शामिल किया जाएगा। अंशदान को 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी पात्र नागरिक कर्मचारी जमा कर सकते हैं और पहले किस्त जमा होने के बाद ट्रस्ट बैंक द्वारा पैसा ट्रांसफर करने और पीएफआरडीए द्वारा यूनिट अलॉट करने में 1 से 2 दिन या T+1 T+2 का समय लगता था जिसे पुरानी एनएनबी मिलती थी। अब डिजिटल और त्वरित माध्यमों से तुरंत फायदा मिलेगा। निवेशकों को लाभ। यह पैसा निवेशकों को लंबी अवधि लॉन्ग टर्म में बड़ी वित्तीय फायदा पहुंचाएगा क्योंकि पैसे का तुरंत निवेश होने से चक्र ब्याज कंपाउंडिंग बेनिफिट अधिक समय के लिए मिलेगा। और क्या एनपीएस व्हाट इज एनपीएस? यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सुरक्षित अंशदान या आधारित पेंशन या सेवानिवृत्ति योजना है और इसे पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें निवेशकों को आयकर या विनियमित के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है। 35 के बाद खुद को कैसे रखें फिट? हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में 35 के बाद खुद को कैसे रखें फिट यह शीर्षक वाले एक हिंदी समाचार लेख को दर्शाता है। इसे मिंट ई पेज द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस लेख में 35 वर्ष की वायु पार करने के स्वास्थ्य मांसपेशियों शारीरिक मरम्मत शेप को बेहतर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जीवन शैली या मानसिक बदलाव की जानकारी दी गई है। मुख्य बिंदु बढ़ती उम्र के बदलाव या 35 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म या चयापचय धीमा होने लगता है और मांसपेशियों का घनत्व कम होने लगता है
और जोड़ों की जो मोबिलिटी और लचीलेपन को बनाए रखने इस उम्र में बेहद जरूरी हो जाता है। और मानसिक की बड़ी बड़ी भूमिका लेख में बताया गया है कि फिटनेस सिर्फ जिम जाने या भारी वजन उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में फिट रहने के लिए सही सोच, निरंतरता, अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाना बेहद आवश्यक है। यौगिक अवलंबन, योगा या फंक्शनल मूवमेंट, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को अत्यधिक या तनाव या चोट से बचाने के लिए योग या स्ट्रेचिंग या संतुलित वर्कआउट को शामिल करने की सलाह दी गई है, ताकि बॉडी शेप या आंतरिक शक्ति बनी रहे। यदि आप इस उम्र के पड़ाव में अपनी फिटनेस या यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप इन पहलुओं पर अत्यधिक विचार कर सकते हैं। डाइट और पोषण, क्या आप इस उम्र में हड्डियों या मांसपेशियों की मजबूती के लिए सही प्रोटीन, कैल्शियम युक्त संतुलित आहार ले रहे हैं? वर्कआउट का पता, आपकी दिनचर्या में कार्डियो या दौड़ना चलना के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ या मोबिलिटी एक्सरसाइज भी शामिल है। रिकवरी और नींद, उम्र के साथ शरीर को रिकवर होने से अधिक समय लगता है, इसलिए पर्याप्त नींद और रेस्ट डेज पर ध्यान देना अनिवार्य है। एनर्जी ड्रिंक एहतियात से पिए। हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में, एनर्जी ड्रिंक से अत्यधिक सेवन से शरीर में विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव, दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। अंगों पर होने वाले बुरा असर, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और किडनी कैफीन के कारण बार-बार यूरिन आना और डिहाइड्रेशन होना और दिमाग चिड़चिड़ापन, तनाव या नींद न आने से समस्या, लीवर या अत्यधिक शुगर के कारण फैटी लीवर का खतरा और पाचन तंत्र, पेट में दर्द, एसिडिटी और उल्टी की शिकायत और दांत अधिक एसिड या शुगर से दांतों के इनेमल खराब होना। और लेख में दी गई अन्य महत्वपूर्ण चेतावनी, व्यायाम के दौरान, वर्कआउट या खेलकूद के समय एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल ना पिए और गर्भवती महिला और बच्चों को इसके सेवन से बचना चाहिए। और हेल्थ सप्लीमेंट नहीं, इसे पानी या साधारण जूस का विकल्प न समझें। चिकित्सा अस्वीकृतिकरण की यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे ये पेशेवर या चिकित्सा सलाह निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या, डाइट में बदलाव के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जनहित पर भारी पड़ता सियासी टकराव या मानसून सत्र में लोकहित के कई काम हुए। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। संसदीय गतिरोध और विधायी कार्य पर चर्चा कि मुख्य लेख और उनके शीर्षक, अनुलोम विलोम या संसदीय गतिरोध। ये केंद्र में स्थित के मुख्य स्तंभ का मुख्य शीर्षक है कि इसमें भारत के पुराने या नए संसद भवन के आंतरिक भाग, लोकसभा या राज्यसभा की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई गई है, जिसके ऊपर एक विशिष्ट लोगो या एक चक्र में थम्स अप और थम्स डाउन का संकेत बना हुआ है। यह प्रतीक किसी मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष की आंतरिक या सहमति और सहमति को दर्शाता है। और जनहित पर भारी पड़ता है सियासी टकराव, तो यह बाईं ओर का मुख्य लेख है कि इसमें इस बात पर विस्तार से पता चला गया है कि किस प्रकार राजनीतिक दलों के आपसी टकराव या विरोध या संसद में होने वाले व्यवधानों या हंगामे के कारण जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं। मानसून सत्र में लोकहित के कई काम हुए हैं। यह दाईं ओर का मुख्य लेख, इस लेख में सकारात्मक पक्ष को रखते हुए बताया गया है कि तमाम गतिरोध के बावजूद मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं और जनहित से जुड़े आवश्यक कार्यों को पूरा किया गया है। और इसमें पारित किए गए कुछ विशेष कानूनी का भी उल्लेख है। प्रारूप या बनावट, लेख के अंत में लेख का नाम सुभाष बुरावन वाला उज्जैन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यह एक विशेष विश्लेषणात्मक लेख ओपनिंग पीस है जो लोकतंत्र में संसद की भूमिका, गतिरोध के नुकसान और उत्पादकता के बीच संतुलन को रेखांकित करता है। तेजपाल को सजा। हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में, पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल के कानूनी मामले में केंद्र के संपादकीय टिप्पणी है, जिसका मुख्य शीर्षक तेजपाल को सजा। लेख का मुख्य विवरण और बिंदु, नेपाल न्यायालय का रुख और सजा। लेख में बंबई या उच्च न्यायालय की गोवा पीठ द्वारा दिए गए निर्णय और उनके खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले का उल्लेख है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आरोपी को कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए और अपील और कानूनी प्रक्रिया। इस विवरण में बताया गया है कि कैसे आरोपी पक्ष सजा को उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती देने की कोशिश करता है और जिससे मामले को खींचने में लगभग 12 साल का समय लग गया। और महिला सुरक्षा कानून का पालन। हाईलाइट किए गए बॉक्स में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यौन अपराध के मामले में आरोपी के प्रति नरमी बरतने का कोई आधार नहीं। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनकी पालना होनी चाहिए। पीड़िता के लिए संघर्ष और सामाजिक नजरिया। लेख में चर्चा की गई है कि इस लंबी कानूनी प्रक्रिया में पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर उसे मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास किया जाता है और साथ ही यह भी रेखांकित किया गया है कि हमारे समाज और न्यायपालिका को पीड़िता के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि न्याय मिलने में अचानक देरी न हो। हथकरघा से देश का समृद्ध और भविष्य बनते बुनकर। हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिया गया एक विशेष संपाद्य ओपेड। इस मुख्य शीर्षक हथकरघा से देश का समृद्ध और भविष्य बनते बुनकर है। बुनकरों का महत्व। भारत का हथकरघा उद्योग ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आजीविका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है और यह देश के 35 लाख से अधिक बुनकरों और कामगारों के जीवन का आधार है। और ऐतिहासिक 7 अगस्त का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन 1905 की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देश के हथकरघा या उद्योग या स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा दिया था। और हरित फाइबर क्रांति, ग्रीन फाइबर रिवॉल्यूशन। लेख में पारंपरिक धागों के साथ साथ प्राकृतिक वेस्ट जैसे मांस, भांग, केले के रेशे या न्यू एज फाइबर का उपयोग कर कपड़ा क्षेत्र में नई हरित क्रांति लाने पर जोर दिया है। और महिला सशक्तिकरण। हथकरघा क्षेत्र में 70% से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। और सरकार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजना और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदर्श पीड़ित वाली सोच को गलत करार दिया। जरूरी नहीं कि पीड़िता लाचार दिखे। हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में, तेजपाल को सजा। बंबई उच्च न्यायालय के गोवा पीठ ने पूर्व मीडिया हस्ती तरुण तेजपाल के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लंबा घटनाक्रम। इस मामले को न्याय के नुकसान तक पहुंचने में 12 साल का लंबा वक्त लगा। अदालत की टिप्पणियां कि नरमी का कोई आधार नहीं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यौन अपराध के मामले में आरोपियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति का नरमी बरतने का कोई आधार नहीं होता है। कानून का पालन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सख्त कानून बनाए गए जमीनी असर उनका पूरी तरह से पालन होनी चाहिए। कड़े शब्दों में सदस्य कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था के अपने निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में यह स्पष्ट संदेश जाए कि अदालतें ऐसे गंभीर मामलों को बेहद संवेदनशीलता और कड़ाई से लेती है। और डॉक्टरों ने कहा नियंत्रित सेवन से घबराने की आवश्यकता नहीं। और बीपी ट्रांसप्लांट की दवाओं से त्वचा कैंसर का जोखिम। हाइपरटेंशन न्यूज़ के बारे में कि ब्लड प्रेशर या बीपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अंग प्रत्यारोपण से कुछ दवाओं से त्वचा कैंसर के बढ़ते जोखिम पर किए गए एक अध्ययन के बारे में जानकारी देते हैं कि मुख्य रूप से यह लेख हाइड्रोक्लोरोथियाज HCT जैसी दवाओं के दुष्प्रभावों की चर्चा करता है। इस खबर का मुख्य सार और विवरण नीचे दिए गए हैं कि मुख्य बिंदु जोखिम की वजह हाइड्रोक्लोरोथियाज HCT जैसी दवाओं में यह
फोटो सेंसिटिविटी धूप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाले गुण होते हैं। धूप या पराबैंगनी यूवी किरणों के संपर्क में आने पर यह त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर या नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाओं का नियंत्रित या आवश्यकता सेवन करने से घबराने की जरूरत नहीं, और मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह ने अपनी बीपी या ट्रांसप्लांट की दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दिल या आगे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और क्या करें बच्चों, यदि आप ये दवाई लंबे समय से ले रहे हैं तो धूप में निकलते समय सनस्क्रीन या उपयोग करें, सुरक्षात्मक कपड़े पहने और समय समय पर त्वचा की जांच करवाते रहें। त्वचा कैंसर से संबंधित सामान्य लक्षण जिन पर नजर रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से ऐसी दवाओं पर है तो उसे त्वचा में निम्नलिखित दवाओं को अनदेखा नहीं करनी चाहिए। और घाव को ठीक ना हो, त्वचा पर कोई ऐसा घाव या छाया जो लंबे समय तक बना रहे ठीक ना हो, और मस्सों या तिल में बदलाव, शरीर को मौजूद किसी पुराने तिल या मस्से के आकार, रंग या बॉर्डर में अचानक बदलाव आना, और पपड़ीदार या खुरदरे धब्बे, धूप के संपर्क में आने वाली हिस्सों जैसे चेहरा, हाथ पर लाल या खुरदरे या पपड़ीदार या पेट उभरना। बचाव उपचार के विकल्प जनरल मैनेजमेंट ऑप्शन। यदि डॉक्टर को किसी मरीज में जोखिम अधिक दिखता है तो वे निम्नलिखित उपाय अपनाते हैं। दवा बदलना, अल्टरनेटिव मेडिकेशन। डॉक्टर हाइड्रोक्लोरोथियाज की जगह अनसुरक्षित एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं जैसे ARB या ACE या इनहिबिटर्स के दे सकते हैं। करें सुरक्षात्मक उपाय, यूवी प्रोटेक्शन और धूप से बचने के लिए या उच्च SPF वाले या सनस्क्रीन या नियमित उपयोग करने की सलाह दी जाती है। और नियमित त्वचा परीक्षण, स्किन मॉनिटरिंग, त्वचा रोग विशेषज्ञों या डर्मेटोलॉजिस्ट से हर साल या नियमित अंतराल पर पूरी त्वचा की जांच करवाना, ताकि शुरुआती चरण में ही समस्या पकड़ी जा सके। मध्यपूर्व में तनाव के साथ कमजोर मानसून और परिवहन लागत पर रहा है असर। बजट बिगड़ा या आटा, दाल और तेल मसालों के दामों में बढ़ोतरी। इस न्यूज़ के बारे में लोगों में महंगाई और रोजगार की चिंता बढ़ी। रसोई के बिगड़ते बजट और बढ़ती महंगाई के संबंध में, जिसमें दैनिक उपचारों की आवश्यकता वस्तुओं जैसे आटा, दालों, तेल और मसालों की कीमतें में हुई भारी वृद्धि को दर्शाया गया है। और मुख्य कारण और महंगाई के बढ़ने की बजाय वैश्विक और स्थानीय कारक, मध्य पूर्व या मिड ईस्ट में जारी तनाव, कमजोर मानसून, परिवहन व रसद लागत या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण जरूरी सामान महंगा हो रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी। तुलनात्मक विवरण की रिपोर्ट में पुरानी और नई कीमतें या फरवरी बनाम वर्तमान की तुलना की गई है। और दाल 80 से 100 से बढ़कर 90 से 120 प्रति किलो तक पहुंच गई है, और आटा 30 से बढ़कर 35 प्रति किलो हो गया है। और मसाले, मिर्च, हल्दी जैसे आवश्यक सामग्रियों के प्रति किलो दाम में रुपये 20 से 30 तक का इजाफा हुआ है। और अन्य चिंताएं, रोजगार की चिंताएं, बढ़ती महंगाई के साथ साथ आम जनता में रोजगार की कमी और घटी आमदनी को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। और डिजिटल अरेस्ट स्कैम या साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी चर्चा में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2026 को भारत में बढ़े डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक रूप, जिसमें लोगों को डराकर ऑनलाइन बंधक बनाया जाता है, के खतरों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों को इस पर कड़ी कार्रवाई करने और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने की हिदायत दी। सिलेबस लिंक जीएस आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मुख्य बिंदु। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जल्दसाज खुद को सरकारी अधिकारी या सीबीआई या ईडी या पुलिस बताकर लोगों को ठग रहे हैं। और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को केवल पारंपरिक तरीके पर निर्भर रहने के बजाय एडवांस या एआई तकनीकी टूल्स का उपयोग करना होगा। भारतीय हथकरघा उद्योग या विकसित भारत 2047, इंडिया हैंडलूम इंडस्ट्री चर्चा में क्यों। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारतीय हथकरघा उद्योगों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सिलेबस लिंक जीएस भारतीय अर्थव्यवस्था या समावेशी विकास। भारत का हथकरघा या उद्योग या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हमारी सभ्यता विरासत है कि सरकार नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 500 से अधिक जिलों में 1800 क्लस्टर को मजबूत कर रही है, जिससे भारत में 65 लाख बुनकरों को लाभ होगा। और हैंडलूम 4.0 बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए एआई और आधुनिक तकनीकी लूम को बढ़ावा दिया जा रही है। भारत में कैंसर नियंत्रण रणनीति, कैंसर स्ट्रेटेजी इन इंडिया चर्चा क्यों। संपादकीय में भारत के हेल्थ केयर मॉडल को कैंसर के इलाज या केंद्रित ट्रीटमेंट या सेंट्रिक दृष्टिकोण से बदलकर रोकथाम और प्राथमिक जांच, प्रिवेंटेशन या अर्ली डिटेक्शन पर केंद्रित करने की वकालत की गई है। सिलेबस जीएस पेपर स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र। भारत में 70% अधिक या कैंसर या रोगी बहुत अंतिम चरण या एडवांस स्टेज में अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे इलाज महंगा या कम प्रभावी हो जाता है। नीति आयोग 2000 से 20,000 से अधिक कैंसर रोगियों को प्रोफाइल के साथ एक इमेजिंग या बायो बैंक बना रहा है, ताकि शुरुआती लक्षणों को पकड़ने के लिए एआई को प्रशिक्षित किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हैंडलूम 4.0 हैंडलूम के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। इसका उद्देश्य हथकरघा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग या श्रम को पूरी तरह से समाप्त करके रोबोटिक्स को स्थापित करना, और इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल टूल्स का उपयोग उत्पादन की निगरानी और गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाता है। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत है। नीति आयोग की इस पहल के तहत देश में सभी बुनकरों को सीधे वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना है। तीसरा गलत। हैंडलूम 4.0 का मूल सिद्धांत तकनीकी द्वारा कारीगरों को सशक्त बनाना है, उन्हें विस्थापित करना नहीं। पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि यह योजनाएं तकनीकी सहायता और क्लस्टर विकास पर केंद्रित है, न कि रोबोटिक्स रिप्लेसमेंट पर। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है। मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। भारत में बढ़ते साइबर अपराध विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तौर तरीके देश की आंतरिक सुरक्षा ढांचे डिजिटल बैंकिंग तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके समाधान के लिए कानूनी और तकनीकी उपायों का समीक्षा कीजिए। जीएस 250 शब्द। भूमिका। डिजिटल अरेस्ट की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के हालिया 4 अगस्त 2026 के आदेश का संदर्भ देते हुए शुरुआत करें। इस प्रकार के साइबर अपराधों के बढ़ने के कारण वित्तीय साक्षरता की कमी, तकनीकी कमियां, फर्जी सिम, बैंक और खाते, सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क या क्षेत्राधिकार के मुद्दे, सरकार और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदम या फोर्सी पोर्टल, एआई आधारित ट्रैकिंग और निष्कर्ष आगे की राह। जन जागरूकता या बैंकों द्वारा सख्त केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों या पुलिस बलों में तकनीकी आधुनिकता पर बल दे। अगला है क्वेश्चन प्रैक्टिस पीटी के लिए। विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसमें कि बोला गया कि लोकसभा द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने पर भारतीय संचित कोष से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। संविधान का अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही संचित कोष के धन निकाला जा सकता है। हालांकि इस विधेयक के माध्यम से अनुदान की राशि उसके उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। विदेशी अंशदान या विनियमन अधिनियम FCRA के तहत पंजीकरण को भी विनियमित करने या अधिकार किस मंत्रालय के पास है। आंसर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के पास। भारत में आंतरिक सुरक्षा और NGO के विदेशी फंड की निगरानी गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा FCRA के माध्यम से की जाती है। मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि
कि 250/15 की है। प्रस्तावित परिसीमन या डेलिमिटेशन भारतीय राजकोषीय और राजनीतिक संघवाद फेडरलिज्म के समक्ष एक गंभीर जनसांख्यिकी चुनौती पेश करता है। इस कथन के आलोक में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों की चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए, इसके समाधान के उपाय सुझाइए। परिसीमन क्या है? वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? 24वें संविधान संशोधन समय सीमा 2026 के संदर्भ में स्पष्ट करें। भूमिका परिसीमन क्या है? वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? 84वें संविधान संशोधन की समय सीमा और 26वें का संदर्भ स्पष्ट करें। मुख्य भाग बॉडी चिंताएं और दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने का डर और वित्तीय आवंटन, फाइनेंस कमीशन में नुकसान और एक वोट एक मूल्य बनाम क्षेत्रीय संतुलन का टकराव। समाधान सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राज्यसभा में राज्यों के प्रति प्रतिनिधित्व को पुनर्गठित करना और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का महत्व देना और एक संतुलित और दूरदर्शी समाधान को भारतीय विविधता और संघीय भावना को बनाए रखे। आज की मुख्य आर्थिक खबरें की इकोनॉमी न्यूज। राज्य का आर्थिक और विकास संघवाद और सेंटर स्टेट रिलेशन की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और NCAER के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के समग्र और विकास के लिए पिछड़े राज्यों, लिगार्ड या स्टेट को विशेष सहायता या हैंड होल्डिंग देने की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया कि मजबूत राज्यों के साथ साथ एक मजबूत केंद्र भी जरूरी है ताकि रक्षा, निर्यात और विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों को कुशलता से संभाला जा सके। राज्यों के बीच बेगा या योर या नेवर या बेगर योर नेवर नीति नहीं होनी चाहिए। और यूपीएससी लिंक GS 3 संघवाद और GS 3 या 2 भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी की कराधान या अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा ने ध्वनि मत से टैक्सेशन और अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित कर दिया गया है। मुख्य बिंदु यह विधेयक या जून के उस अध्यादेश को निरस्त करता है जिसके तहत विदेशी निवेशकों को कर छूट दी थी। इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी का आकर्षित करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना। और इसके अतिरिक्त विधेयक के माध्यम से UPI भुगतान, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR के वैधानिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया। हालांकि ग्राहकों पर तत्काल कोई चार्ज नहीं लगेगा। GS 3 राजकोषीय नीति, बैंकिंग और डिजिटल अवसंरचनाएं, वैश्विक अनिश्चितताएं और तेल संकट, स्टेट ऑफ होर्मुज डिस्प्यूट। समाचार ईरान द्वारा स्टेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी और इजरायली जहाजों को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल या ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर 83.48 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और मुख्य बिंदु भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और जलमार्गों में इस तरह के कारण भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट देखी गई है और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 95.28 के स्तर पर पहुंच गया है। यूपीएससी लिंक GS 3 भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रभाव। GS पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध MSME विकास संशोधन विधेयक 2026। संसद के मानसून सत्र में MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 को चर्चा पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के ऋण और ऋण अंतराल को कम करने के लिए यह संशोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में चर्चा में टैक्सेशन और अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में विचार कीजिए। यह विधेयक विदेशी निवेशकों को दी गई कर छूट से संबंधित जून के अध्यादेश को निरस्त करता है और इसके तहत आम उपभोक्ताओं तत्काल या फर्मों से अनिवार्य UPI लेनदेन शुल्क लागू कर दिया गया है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पहला सही है कि दूसरा गलत है कि वित्त मंत्री के अनुसार मर्चेंट या डिस्काउंट रेट MDR का प्रतिबंध केवल मर्चेंट के लिए हटाया गया है। अंतिम उपभोक्ता या इंड यूजर्स या कंज्यूमर्स पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। हमुज जल मरु मध्य स्टेट ऑफ हमुज जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में देखा गया है, किन दो जल निकायों को जोड़ता है? इसमें बी आंसर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जैसे ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आइए मैं इसके क्वेश्चन पर भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए या पिछले राज्यों को विशेष सहायता या हैंड होल्डिंग को प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन यह सरकारी संघवाद की भावना को प्रभावित किए बिना होना चाहिए। वित्त मंत्री ने हालिया बयान के आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण किया। 250/15 किया। उत्तर है कि वित्त मंत्री के बयान का संदर्भ देते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता जैसे विकसित बनाम बीमारू या पिछले राज्य के वर्तमान परिदृश्य को संक्षेप में बताएं कि विशेष सहायता की आवश्यकता क्यों? बुनियादी ढांचे की कमी, कम निवेश आकर्षक विनिर्माण और निर्यात क्षमता में कमी, केंद्र की भूमिका, रक्षा, राष्ट्रीय नीतियों और संसाधनों की पूर्ण वितरण के लिए एक मजबूत केंद्र क्यों आवश्यक है? संवाद की चुनौतियां, राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा या बेगा योर नेवर्स नीति से बचना और संसाधनों के आवंटन पर रणनीति और राजकोषीय या संघवाद को संतुलन बनाए रखना। और निष्कर्ष, भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर राज्य के बीच संतुलन विकसित सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मुख्य समाचार वाटर वाइज सिटी और शहरी जल प्रबंधन की द हिंदू के हिंड हॉक का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उपचारित या अपशिष्ट जल या ट्रीटेड वाटर वेस्ट वाटर शहरी जल संकट का स्थायी समाधान बन सकता है। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण जल प्रणालियों का डिजाइन या वित्त पोषण या शासन बदलाव का सख्त जरूरत है। और सिलेबस लिंक है GS 3 पर्यावरण और संसाधन या आपदा प्रबंधन, GS पेपर 1 शहरीकरण और उसकी समस्या। मुख्य समाचार या मूसी या रिवर फ्रंट या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पर्यावरण मंजूरी इसी तेलंगाना में या मूसी नदी के या पुनरुद्धार और विकास परियोजना को आधिकारिक तौर पर पर्यावरण मंजूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है। 200 हेक्टेयर की इस परियोजना में नदी संरक्षण, हरित क्षेत्र, ग्रीन स्पेस के तटबंदी का निर्माण शामिल है। हालांकि इसमें लगभग 2260 पेड़ प्रभावित होने की संभावना है। यूपीएससी लिंक GS 3 संरक्षण पर्यावरण प्रभाव आकलन। मुख्य समाचार चरम मौसमी घटनाएं व बायोफ्यूल बहस से भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारी मानसून बारिश के कारण दिल्ली में रेड अलर्ट और केवल व हिमाचल प्रदेश व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत द्वारा जैव ईंधन या बायोफ्यूल सम्मिश्रण के लिए अमेरिका से इथेनॉल या आयात पर रियायत न देने और जैव ईंधन के पर्यावरण पर पड़ने वाले मिश्रण प्रभाव या खाद्य बनाम ईंधन बहस पर चर्चा तेज हुई है। और यूपीएससी सिलेबस लिंक GS 3 जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, नवीकरणीय ऊर्जा। मूसी नदी या मूसी रिवर या जल प्रबंधन के संदर्भ निम्नलिखित विचार कीजिए। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो मुख्य रूप से तेलंगाना से होकर बहती है और अपशिष्ट जल का पूर्ण चक्रण और वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग शहरों में शून्य अपशिष्ट जल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पहला दूसरा सही है कि मूसी नदी कृष्णा सहायक नदी और हाल ही में इसके रिवर फ्रंट या प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। शहरी जल संकट से निपटने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग एक मुख्य अस्थायी उपाय है। हेपेटाइटिस न्यूज़ के बारे में शहरी भारत का जल संकट केवल बेहतर संकट प्रबंधन या क्राइसिस मैनेजमेंट से हल नहीं हो सकता है, बल्कि इसके लिए जल प्रणाली को डिजाइन या शासन या गवर्नेंस में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। द हिंदू में प्रकाशित लेख के आलोक में भारत में वाटर वाइज या शहरों या वाटर वाइज या सिटी के विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान की विवेचना कीजिए। 250/15 की है कि वर्तमान में भारतीय शहरों में जल संकट की स्थिति जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट या हालिया चेन्नई बेंगलुरु संकट का संदर्भ का संक्षिप्त विवरण दे। मुख्य कारण चुनौतियां, परंपरागत केंद्रीय प्रणालियों की सीमाएं, भूजल का अत्यधिक दोहन या अपशिष्ट जल का
अनौपचारिक नदियों में बहना और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी वर्षा में अनिश्चितता, बाढ़ या सूखे का चक्र। मुख्य भाग समाधान मार्ग। अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण या विंड होक ये चेन्नई मॉडल का उदाहरण है और स्पंज सिटी या स्पॉन्ज सिटी का उदाहरण है वर्षा जल संचय, विकेंद्रीकृत जल संसाधन और स्थानीय निकायों की भागीदारी। निष्कर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से जोड़ते हुए एक संतुलित भविष्यवादी निष्कर्ष लिखे कि निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास R&D में बढ़ता योगदान। क्वांटम शिफ्ट इन R&D स्पेंड। सक्षम क्यों है या द हिंदू के अनुसार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पहली बार भारत के कुल राष्ट्रीय अनुसंधान व्यय में निजी उद्योग की हिस्सेदारी बढ़कर 51.8% हो गई है और इसने सरकार के कुल खर्च को पीछे छोड़ दिया है। मुख्य बिंदु। वर्तमान में भारत अनुसंधान एवं विकास R&D पर अपने GDP का केवल 0.84% खर्च करता है। चीन 2.48%, अमेरिका 3.45%, दक्षिण कोरिया 4.94%। इस मामले में भारत से काफी आगे परिवहन या ट्रांसपोर्ट या फार्मा स्कूटर्स बायोटेक कंपनियां सबसे बड़ी कॉर्पोरेट निवेशक बन उभरी है। भारत में प्रति 10 लाख 1 मिलियन आबादी पर केवल 354 शोधकर्ता रिसर्चर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फर्जी डेटा सख्त कार्रवाई या स्ट्रिकर्स या मेजरेज अगेंस्ट फैब्रिकेटेड ड्रग्स डाटा चर्चा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधीय नियमावली ड्रग्स रूल्स 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किया है। मुख्य बिंदु है कि लाइसेंस अनुमोदन या अप्रूवल के लिए फर्जी या निर्मित डेटा या फैब्रिकेटेड डाटा या जमा करने वाले आवेदकों पर अब अस्थायी प्रतिबंध या डिपार्टमेंट लगाया जाएगा और इससे पहले केवल आवेदन खारिज करने या मौजूदा लाइसेंस रद्द करने पर प्रावधान था। यह कदम भारतीय दवाओं के वैश्विक विश्वसनीयता और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करेगा। विषय नासा अंतरिक्ष यात्रियों या स्पेस वॉक या नासा स्पेस वॉक या ISS चर्चा क्यों। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को जेसिका मेन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS को अपग्रेड करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेस वॉक को पूरा किया है और मुख्य बिंदु यह एक्सपीडिशन या 75 चालक दल के इस महीने के 3 नियोजित या स्पेस वॉक में से पहला था। उसका उद्देश्य ISS के पावर एरोसा या डेटा रिले सिस्टम को मजबूत करना है। भारत में अनुसंधान और विकास R&D परिदृश्य के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान व्यय में सरकारी संस्थानों के योगदान निजी क्षेत्र से अधिक बना हुआ है। भारत अनुसंधान एवं विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पादन GDP 2% से अधिक खर्च करता है। अनुसंधान और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान NRF मुख्य उद्देश्य निजी स्रोतों से अनुसंधान के लिए धन जुटाना। पहला गलत है कि पहली बार निजी उद्योग या उत्पादन 51.80% पहुंच गया। दूसरा गलत है क्योंकि R&D GDP केवल 0.84 खर्च करता है। तीसरा बिल्कुल सही है। NRF के 50,000 करोड़ के कोष का एक बड़ा हिस्सा निजी स्रोत से आना है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि यद्यपि भारत के अनुसंधान और विकास R&D व्यय में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई, लेकिन वैश्विक मानकों की तुलना में कुल राष्ट्रीय नवाचार दिवस अभी भी अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए कि यह प्रवृत्ति भारत को कम लागत वाली सेवाओं की निर्भरता से आगे ले जाकर उन्नत विनिर्माण अर्थव्यवस्था सोफिस्टिकेटेड या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाने में कैसे मदद कर सकती है। 250 शब्द। भूमिका। हालिया DST या आंकड़ों का हवाला दिया जिसमें निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी 50.8% होना बताया गया है। वो सकारात्मक पहलू परिवहन या फार्मा या IT में निवेश बढ़ने से उच्च तकनीकी विनिर्माण जैसे सेमीकंडक्टर, AI और ऑटोमोटिव को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान रोजगार अब निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहे हैं और चुनौतियां। भारत का कुल R&D या खर्च GDP केवल 0.84% है, जो चीन अमेरिका से बेहद कम है। 40 मिलियन शोधकर्ताओं की कम संख्या 354 मानव संसाधन की कमी को दर्शाती है। आगे की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के माध्यम से निजी पूंजी का कुशल उपयोग, अनुसंधान अकादमिक उपयोग का समन्वय बढ़ाना और पेटेंट नियमों का सरल बनाना। भारत बांग्लादेश संबंध इंडिया बांग्लादेश हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच संपादकीय है कि इंडिया बांग्लादेश शुड बी हसीना प्रूफ रेखांकित करता है कि इस संदर्भ में भारत अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध किसी एक राजनीतिक नेता या दल पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। इन नेताओं से परे संबंध भारत ने लंबे समय तक शेख हसीना सरकार का समर्थन किया, लेकिन जमीनी असर बांग्लादेशी जनता की बदलती आकांक्षाओं को संतुलित करना आवश्यक है। सामरिक बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्सपोर्ट एक्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। चुनौतियां। चरमपंथी तत्वों का उदय, चीनी प्रभाव में वित्तीय शरणार्थी संकट भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है कि पड़ोसी देश में की राजनीतिक स्थिति भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा विदेशी नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालिया घटनाओं के आलोक में भारत बांग्लादेश संबंध में इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 पद किया है। मुख्य आंसर हो जाएगा कि किसी भी देश की सुरक्षा और समृद्धि उसके पड़ोसी के वातावरण से सीधे जुड़ी होती है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश एक केंद्रीय स्तंभ रहा है और हालांकि पड़ोसी देश में तथापलट या राजनीतिक उथल-पुथल भारत की आंतरिक सुरक्षा और कूटनीति के लिए गंभीर परीक्षा होती है। हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में कि बांग्लादेश संकट। हाल ही में वर्षा विशेषकर अगस्त 2024 के बाद में बांग्लादेश में शेख हसीना हकदार के पतन और उसके बाद बनी अंतरिम व नई राजनीतिक व्यवस्था ने दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों में अनिश्चितता पैदा की है। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभाव या आलोचनात्मक विश्लेषण। आंतरिक सुरक्षा सीमा प्रबंधन। बांग्लादेश में अस्थिरता से भारत की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर घुसपैठ, अवैध प्रवासन और मानव तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। उग्रवाद या आतंकवाद या पूर्व भारत विरोधी समूह जैसे उल्फा या बांग्लादेशी धरती से हटा दिया गया था और राजनीतिक शून्यता और कट्टरपंथी तत्वों जैसे जमानत ए इस्लामी के उभार से ये समूह फिर सक्रिय हो सकते हैं। और चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सुरक्षा पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला यह संवेदनशील गलियारा पड़ोसी देश में अशांति के कारण सीधे प्रभावित हो सकता है। भारत की विदेश नीति और रणनीतिक चुनौतियां। चीन का बढ़ता प्रभाव। बांग्लादेश में रणनीतिक बदलाव का फायदा उठाकर चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत वहां ढांचागत और सैन्य प्रभाव बढ़ा सकता है और कनेक्टिविटी आर्थिक गलियारों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले व्यापार गमन या ट्रांसिट समझौते और आगासू अखोड़ा जैसी रेलवे परियोजना रणनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ठंडे बस्ते में जा सकती है। ऊर्जा और व्यापार कूटनीति। भारत द्वारा बांग्लादेश को की जाने वाली बिजली आपूर्ति द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते CEPA पर बातचीत की गति को धीमी हो सकती है। आगे की निष्कर्ष है कि संतुलित दृष्टिकोण भारत को बांग्लादेश में किसी एक राजनीतिक दल पर निर्भरता रहने की बजाय या संस्थान या इंस्टीट्यूशन से संबंध मौजूद करने चाहिए। अंतिम संदेश के सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए बांग्लादेश की जनता के कल्याण और लोकतांत्रिक स्थिरता समर्थन करना ही भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति का सर्वोत्तम मार्ग है। भारत का हस्तकरघा उद्योग, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था डिटेल से दोस्तों के राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस अवसर पर भारतीय संस्कृति विरासत आर्थिक क्षमता विशेष चर्चा की गई है। ऐतिहासिक महत्व सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन स्वदेशी आंदोलन हस्तकरघा भारत की पहचान है। वो आर्थिक योगदान कृषि के बाद यह ग्रामीण भारत में रोजगार और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जिससे 65 लाख से अधिक बुनकर और कारीगर जुड़े हैं और सस्ते या पावरलूम उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की ऊंची लागत और वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुंची कमी। सरकारी पर डिजिटल इंडिया मंच और GI टैग के हैंडमेड इन इंडिया या ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय हस्तकरघा क्षेत्र केवल एक सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आर्थिक इंजन बन सकता है। इस क्षेत्र में समकक्ष मौजूदा चुनौतियों और इसके पुनरुद्धार के लिए
आवश्यक नीति की उपाय को चर्चा कीजिए। 150 सदस्य किया। भारतीय हथकरघा हैंडलूम क्षेत्र में कृषि के ग्रामीण रोजगार दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो सांस्कृतिक गौरव के साथ साथ समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है। कच्चे माल की अनुपलब्धता या सूत या अन्य की असमानता, सूती कीमतें या आपूर्ति में निरंतर उतार चढ़ाव या विपणन या प्रतिस्पर्धा या पावर लूम के सस्ते उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, उचित बाजार या मार्केट लिंकेज का अभाव, ऋण की समस्या, बुनकरों की संस्थागत ऋण या इंस्टीट्यूशन क्रेडिट की सीमित पहुंच या साहूकारों पर निर्भरता और तकनीकी पिछड़ापन या पुरानी तकनीकी का उपयोग, इससे उत्पादन लागत और अधिक उत्पादकों की कम होती है और कल्याणकारी मुद्दे की कमी या कमजोर या कम मजदूरी के कारण युवा पीढ़ी का इस पारंपरिक पेशे से मोह भंग होना और पुनरुद्धार के लिए नीतिगत उपाय और कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत रियायती दरों पर धागे की निर्बाध आपूर्ति, ई कॉमर्स या ब्रांडिंग इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देना और बुनकर को सीधे अमेजन या फ्लिपकार्ट जीईएम पोर्ट से जोड़ना और डिजाइन या नवाचार, राष्ट्रीय फैशन या प्रौद्योगिकी संस्थान या एनआईएफटी के सहयोग से आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन का विकास और वित्तीय सहायता, मुद्रा योजना के माध्यम से बुनकरों को बिना गारंटी के सुलभ या रास्ता ऋण प्रदान करना और क्लस्टर या विकास ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा या क्लस्टर को बुनियादी सुधारों और सौर ऊर्जा से लेस करना और निष्कर्ष हथकरघा क्षेत्र को वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बिंदु बनाकर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को भी स्थापित किया जा सकता है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति को मनाया जाता है कि भारत का हथकरघा क्षेत्र देश में कृषि के बाद रोजगार व दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। इसमें दोनों सही हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता शुरुआत हुई है और हुई थी और इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जियोग्राफिकल या इंडिकेशन या जीआई टैग में संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। या पोचमपल्ली या तेलंगाना या बनारसी सिल्क उत्तर प्रदेश या कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु, ये उपयुक्त में से कितने युग में सही सुन लेता है? इसका तीनों सही हो जाएगा। तो ये तीनों पारंपरिक कपड़ा कलाएं अपने अपने राज्यों से संबंधित है और उन्हें भारत सरकार द्वारा जीआई टैग या जीआई टैग प्रदान किया गया है। 7 अगस्त 2026 के इंडियन एक्सप्रेस ने अन्य प्रमुख समाचारों में भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर विदेशी अनुसंधान या विनियमन संशोधन विधेयक 2026 एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 जो एसएससी या एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विवाद है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। यूपीएससी और एसटीपीएससी के लिए पीटीएम के लिए विश्लेषण दिया गया। इसके लिए मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया गया कि विदेशी अनुसंधान या विनियमन या संशोधन विधेयक 2026 एफसीआरए बिल 2026 की चर्चा में क्यों संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार ने विपक्षी संपर्क साधा है और संकेत दिया है कि विधेयक में कोई भी दंडात्मक या भूलक्ष्मी रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान नहीं जोड़ा जाएगा। और मुख्य चिंता है विपक्ष और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का तर्क है कि नया विधेयक या पारदर्शिता बढ़ाने के बजाय एनजीओ की कार्यप्रणाली पर सरकार नियंत्रण को अत्यधिक बढ़ा देगा। और पाठ्यक्रम जोड़ो सिलेबस लिंक GS3 विकासात्मक प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों एनजीओ या स्वयं सहायता समूह की भूमिका, अनुसूचित जाति या जनजाति SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि वह SC/ST आरक्षण में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं है और सरकार के अनुसार SC/ST आरक्षण केवल आर्थिक या पिछड़ेपन आधारित नहीं है, बल्कि यह सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और छुआछूत को दूर करने के लिए जो इसे ओबीसी आरक्षण से अलग बनाता है। महत्व क्या है? 22 वर्ष 2024 सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद तेज हुई जिसमें SC/ST के भीतर उप वर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी गई थी। और पाठ्यक्रम जुड़ा सिलेबस लिंक GS2 भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार या विकास विशेषता संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। विदेशी अनुसंधान या विनियमन अधिनियम एफसीआरए के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत की प्रत्येक गैर सरकारी संगठन एनजीओ को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए कि केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा में एक निर्देश खाता खोलना अनिवार्य है। और दूसरा है कि भारत में विदेशी अनुसंधान का विनिमय विदेशी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज में किया जाता है। इसका पहला सही, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। एफसीआरए का कार्यान्वयन और नियमन गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA द्वारा किया जाता है, विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड पेपर 2 विदेशी अनुसंधान या विनियमन अधिनियम एफसीआरए संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके प्रावधान या नागरिकों समाज संगठन CSOs या गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। इस कथन के आलोक में समूलचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 की है प्रावधान इंट्रोडक्शन। लोकतांत्रिक ढांचे में एनजीओ की भूमिका बताते हुए हालिया एफसीआरए विधेयक 2026 में संदर्भ में चर्चा करें और सकारात्मक पक्ष नेशनल सिक्योरिटी सरकार के पक्ष को स्पष्ट करें और जैसे विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना और देश में विरोधी गतिविधियों को फंडिंग पर रोक लगाना और चिंता या नकारात्मक पक्ष इंपैक्ट ऑन एनजीओ, अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, दंडात्मक प्रावधानों का डर और वास्तविक सामाजिक कल्याण करने वाले संगठनों के काम में बाधा और आगे की वे प्रभाव नियंत्रित और सहायता के बीच संतुलन बनाना और विनियमित पारदर्शिता होना चाहिए, न कि दंडात्मक। पीटी के क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे अनुसंधान विकास नवाचार RDI कोष डीप टेक RDI फंड के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह कोष भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों या PSU को बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए अनुदान देने हेतु स्थापित किया गया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ केयर जैसे डीप टेक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। पहला गलत है। निजी क्षेत्र में कंपनी को उन्नत अनुसंधान के लिए बिना गारंटी या कोलेटरल या फ्री और कम लागत वाले दीर्घकालिक ऋण सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए है, न कि केवल सार्वजनिक या उपकरणों को अनुदान देने के लिए। कथन दूसरा सही है। आइए पढ़ते दूसरा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ऋण वसूली लोन रिकवरी से संबंधित हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल लोन या डिफॉल्ट के मामले में किसी उपभोक्ता के मोबाइल या डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की न्यूनतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर 60 दिन हो जाएगा। व्याख्या कि RBI के नए नियमों के तहत ऋण न चुकाने की स्थिति में ऋणदाताओं केवल 60 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद ही संबंधित मोबाइल डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS3 अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी कि भारत में भारतीय डीप टेक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने में सार्वजनिक वित्त पोषण या पब्लिक फंडिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे फंडों को आवंटन या संस्थागत शासन और पारदर्शिता की कमी के कारण विवादों से घिर जाता है। और हाल ही में गठित 1 लाख करोड़ के RDI फंड के आलोक में इस कथन का समूलचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 की है।
मुख्य बिंदु है भूमिका डीप टेक फंड या आरडीआई फंड के महत्व को रेखांकित करें और एआई क्वांटम जो स्पेस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारत का आत्मनिर्भर बनाना और सार्वजनिक वित्त पोषण की आवश्यकता निजी क्षेत्र या डीप टेक में उच्च जोखिम लंबे गेस्टेशन या पीरियड्स के कारण निवेश करने से हिचकिचाता है, इसलिए सरकारी सॉफ्ट लोन आवश्यक है। चुनौतियां और विवाद और मुद्दा इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट में हवाला देते हुए हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर चर्चा करें, जहां चयन समिति के सदस्यों से जुड़ा कंपनियों को ही लोन आवंटित हो गया है और इससे निष्पक्ष या प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को खतरा बढ़ता है। और सुधारात्मक उपाय वे फॉरवर्ड स्वतंत्र और ऑडिट करे रेस्क्यू जल नियम या चयन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण या और जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपाय या गुआर्ड्रेल लागू करना। जीएसपी नीति शास्त्र एथिक्स हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रशासनिक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक गंभीर नैतिक चुनौतियां है। इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा सार्वजनिक समिति में तक नैतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। 150 शब्द संख्या हितों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब जब लोक सेवक व्यक्तिगत हित या वित्तीय पारिवारिक या सामाजिक उसके अधिकारों को कर्तव्य के निष्पक्ष निर्वहन को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक वित्तीय प्रबंधन में यह एक गंभीर अनैतिक चुनौतियां हैं, क्योंकि यह पारदर्शिता का समाप्त भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। कि वास्तविक या एक्चुअल जहां व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक या शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है, जैसे अपनी कंपनियां या संभावित पोटेंशियल जहां भविष्य में आधिकारिक निर्णय या व्यक्तिगत हितों के टकराव की संभावना हो। सार्वजनिक समितियों में नैतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय सार्वजनिक समितियां पब्लिक कमेटी की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शिता का निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सुरक्षा से या प्रकटीकरण या वॉलंटरी डिस्क्लोजर समिति के सभी सदस्यों के लिए या किसी भी परियोजना या टेंडर से जुड़े अपने निजी पारिवारिक या व्यावसायिक हितों को पहले लिखित रूप में घोषित करना अनिवार्य हो और निर्णय प्रक्रिया से अलग या रिस्क्यूजल यदि किसी मामले में किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित जुड़ा हो तो उसे विशिष्ट निर्णय प्रक्रिया या बैठक से खुद को अलग या रिस्क्यूजल कर लेना चाहिए। आचार संहिता का पालन एसटी कोड ऑफ कंडक्ट समितियों के लिए स्पष्ट आचार संहिता लागू हो जिसमें उपहार लेने पर रोक और पुलिंग ऑफ पीरियड सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद निजी लाभ के पदों पर न जाना शामिल हो। स्वतंत्र बाहरी या ऑडिट या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट समितियों द्वारा लिए गए वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों की या सीएजी या किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष या थर्ड पार्टी द्वारा नियमित समीक्षा की जाए और विश्व ब्लोअर संरक्षण या विश्व ब्लोअर प्रोटेक्शन समिति के भीतर किसी भी अनैतिक या गतिविधि की सूचना देने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और निष्कर्ष प्रशासन में नैतिक निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं बल्कि द्विविधता प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी की सिफारिश के अनुरूप एक मजबूत नैतिक संस्कृति और जवाबदेही स्थापित करने से सुनिश्चित की जा सकती है। मुख्य खबरें हैं कि भारत का 1 लाख करोड़ रुपए का डीप टेक फंड या आरडीआई फंड खबर क्या है। एक हालिया जांच में सामने आया है कि सरकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन या आरडीआई फंड से की शुरुआत चरण में जिन 22 निजी कंपनियों को सॉफ्टवेयर लोन ब्याज दर पर दिए गए उनमें से 15 कंपनियों के संबंध चयन या समिति सिलेक्शन कमेटी के सदस्य में है। हालांकि समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने हितों के टकराव और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नियमों का पालन किया है और खुद को चयन प्रक्रिया से अलग या रिस्क्यू रखा है और फंड की संरचना इस फंड का गठन अत्याधुनिक या डीप टेक क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्वांटम टेक्नोलॉजी स्पेस टेक रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर आदि का बढ़ावा देने के लिए किया गया है। एआई एजेंट या साइबर सुरक्षा जोखिम एआई एजेंट या साइबर सिक्योरिटी रिस्क खबर क्या है। ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट एआईएसआई ने खुलासा किया है कि परीक्षण या टेस्टिंग के दौरान एंट्रोपिक या ओपन एआई के लिए नए एआई मॉडल जैसे जीपीटी 5.6 या 16 ने साइबर सुरक्षा मूल्यांकन के दौरान स्वायत्ता या ऑटोनोमस के रूप में अनधिकृत कदम या अनऑथोराइज्ड एक्शन उठाए गए हैं। यह एआई के बढ़ती स्वायत्ता और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों को रेखांकित करता है। तो मस्तिष्क में ये प्रेरणा या कोशिकाओं की खोज मोटिवेशन सेल इन ब्रेन खबर क्या है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के एक ऐसे समूह की पहचान की है जो कठिन परिस्थितियों में भी लक्षण को हासिल करने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह जो डिप्रेशन या एडीएचडी जैसी बीमारियों के इलाज में मदद हो सकती है। लेप्टोस्पायरोसिस स्वास्थ्य संगठन खबर क्या है। यूपीएससी एसेंशियल अनुभव में बारिश के पानी से फैलने वाली बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरिया या लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होती निदान पर चर्चा की गई। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक या एल्गुटिनेशन या टेस्ट एमएटी को अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्टैंडर्ड के माना जाता है। कि भारत में उभरती डीप टेक परिस्थिति तंत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी महत्वपूर्ण, लेकिन इसके आवंटन के पारदर्शिता कॉर्पोरेट प्रशासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। हालिया घटनाओं के आलोक में समालोचना मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द संख्या पढ़ते हैं। समालोचना आंसर भूमिका 1 लाख करोड़ रुपए की आरडीआई फंड की चर्चा करते हुए किस उत्तर की शुरुआत करें। उद्देश्य एआई स्पेस टेक या क्वांटम कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों को नवाचार लाना और सकारात्मक पक्ष डीप टेक परियोजना में उच्च जोखिम और लंबी परिपक्वता अवधि या गेस्टेशन पीरियड होती है जिसके कारण सरकारी ऋण या सॉफ्टवेयर लोन निजी निवेशक को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। और चुनौतियां चिंताएं हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चयन पैनल और निजी फर्मों के बीच सांठगांठ की संभावनाएं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को जोखिम है। सुझाव वे फॉरवर्ड मजबूत सुरक्षा उपाय या गुआर्ड रेल्स स्वतंत्र ऑडिटिंग और हितों के टकराव को स्पष्ट है और कड़े नियम और मैंडेटरी और डिस्क्लोजर रिस्क्यूजल और चयन प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण और सार्वजनिक प्रकटीकरण। और हाल ही में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई फंड डीप टेक फंडिंग ढांचे के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फंड और उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतरिक्ष विज्ञान और क्वांटम तकनीकी जैसे डीप टेक क्षेत्रों में लगे निजी कंपनी को या संपार्श्विक मुक्त या कोलेक्टरल फ्री और कम लागत वाले ऋण प्रदान करना। दूसरा है कि यह फंड विमान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीपी द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। और तीसरा इस पोस्ट के वित्त पोषण प्राप्त करने वाली सभी कंपनियों का चयन सीधे नीति उपयोग द्वारा बिना किसी विशेषज्ञों समिति के किया जाता है। इसका पहला और दूसरा हो जाएगा। तीसरा गलत है कि आरडीआई फंड उद्देश्य डीप टेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए निजी कंपनियों या संपार्श्विक या मुक्त ऋण प्रदान करना या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। तीसरा गलत है कि क्योंकि चयन चार्ज विशेषज्ञों और समितियों द्वारा किया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका फंड के संचालन के लिए बनाई गई समितियों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य से जुड़े समाचारों में हाल ही में चर्चा में रही बीमारी या लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जीवाणु या बैक्टीरियल संक्रमण है जो लेप्टोस्पायरो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी और विशेष रूप से बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से फैलती है। कि इस संक्रमण की पुष्टि के लिए माइक्रोस्कोपिक या एग्लूटिनेशन टेस्ट या एमएटी को सबसे प्रमाणिक या अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है।
इसमें इसमें सभी कथन सत्य हैं दोस्तों कि लेप्टोस्पाइरोसिस के संदर्भ बिल्कुल तीनों सही है कि इस कथन की पुष्टि माइक्रोस्कोपिक ग्लूटिनेशन टेस्ट या एमआईटी से को सबसे प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। बीमारी के कारण या पैथोजन के प्रकार निदान के अनावरण के जाने से सटीक या गोल्ड स्टैंडर्ड के परीक्षण के प्रकृति पर ध्यान दें। प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए कि इसका आंसर पहला सही होगा, दूसरा गलत है। ये प्रत्येक वर्ष 7 वर्षों को भारत के समृद्ध हथकरघा इतिहास के सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस चयन को 1905 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये दूसरा गलत है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में याद किया जाता था, न कि भारत छोड़ो आंदोलन 1905 में हथकरघा दिवस। दूसरा पढ़ते हैं पीटी का क्वेश्चन कि पोषण ट्रैकर या पोषण ट्रैकर डिजिटल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल से है। इसका आंसर हो जाएगा बी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण ट्रैकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक आईसीटी आधारित टूल है जिसका उपयोग पोषण असर और आंगनबाड़ी सेवाओं को वास्तविक समय पर निगरानी के लिए किया जाता है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है दोस्तों, तो इसको कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन न केवल भारत की राजनीतिक चेतावनी को बढ़ावा दी बल्कि देश के आत्मनिर्भरता, आर्थिक मॉडल और कुटीर उद्योगों ने रखी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के महत्व को आलोक में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसको आंसर प्रैक्टिस करना दोस्तों, अगले दिन इसके आंसर देखेंगे, इसका मॉडल आंसर देखेंगे अगले दिन कि JS2 अंतरराष्ट्रीय से लिखा गया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक ब्रिक्स देशों के बीच शैक्षणिक तकनीकी उपयोग ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण भुवनेश्वर में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में विस्तार में चर्चा कीजिए दोस्तों। इसके आंसर मॉडल अगले दिन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।